नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ नीति एक्सप्लेन्ड। जब हम बैंक फ्रॉड सुनते हैं हमारे दिमाग में यूजुअली दो इमेजेस आती हैं, या तो कोई बिलियनियर लोन लेकर भाग गया या फिर किसी आम आदमी का यूपीआई फ्रॉड हो गया। लेकिन बैंकिंग फ्रॉड की असली स्टोरी इन दोनों से भी बड़ी है। फ्रॉड टेक्निकली बैंक के अंदर रिपोर्ट होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बैंक के अंदर रुकता नहीं है। डिपॉजिटर का ट्रस्ट शेक होता है, बोरोवर के लिए लोन कंडीशंस टाइट हो सकती हैं, बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है और डिजिटल पेमेंट यूज़र हर अननोन लिंक देखकर डाउट करने लगता है। इसलिए आज का क्वेश्चन है, बैंक फ्रॉड का असली बिल कौन भरता है? आंसर सिंपल नहीं है, क्योंकि फ्रॉड का इंस्ट्रूमेंट टाइम के साथ चेंज होता गया है। ये वीडियो सिर्फ फेमस स्कैम्स की लिस्ट नहीं है, वो तो आप यूट्यूब पे कहीं भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर ये समझेंगे कि फ्रॉड करने का तरीका टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुआ। 1990s में पेपर डॉक्यूमेंट्स और बैंक रिसीट्स का मिसयूज़ था। फिर प्लेस शेयर्स और कोलैटरल का गेम आया। फिर गारंटीज, एलओयू और स्विफ्ट मैसेजेस का लूप होल दिखा। फिर लार्ज कॉरपोरेट लोन बुक्स के अंदर फ्रॉड हिडन होने लगा और आज डिजिटल एरा में फ्रॉड फ़ोन स्क्रीन, पेमेंट ऐप और म्यूल अकाउंट्स के थ्रू होता है। यानी फ्रॉडस्टर का टूल बढ़ता गया, लेकिन टारगेट सेम रहा, बैंकिंग सिस्टम का ट्रस्ट। लेकिन ट्रस्ट टूटने के बाद कॉस्ट एग्जैक्टली कहाँ जाती है, आइए इसे समझते हैं। जब कोई बैंक फ्रॉड रिपोर्ट होता है, हेडलाइन में हमें एक बड़ा नंबर दिखता है, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़। लेकिन वो हेडलाइन नंबर फाइनल लॉस नहीं होता। फ्रॉड का कॉस्ट एक पाइपलाइन की तरह स्प्रेड होता है। बैंक को प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं। प्रोविज़न का मतलब है बैंक अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट एक्सपेक्टेड लॉस के लिए साइड में रखता है। अगर लॉस बड़ा हो तो बैंक के कैपिटल पर प्रेशर आता है। कैपिटल सिंपल वर्ड्स में बैंक का सेफ्टी कुशन है। फिर बैंक रिस्की लेंडिंग में कॉशियस हो सकता है। रिकवरी कोर्ट्स, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस और इन्फोर्समेंट एजेंसीज में ईयर्स तक अटक जाती हैं। और सबसे इनविजिबल कॉस्ट होती है पब्लिक ट्रस्ट का इरोजन। पर इससे पहले एक बेसिक कन्फ्यूज़न क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग फ्रॉड समझने के लिए 3 टर्म्स क्लियर होना चाहिए: डिफ़ॉल्ट, एनपीए और फ्रॉड। डिफ़ॉल्ट का मतलब है बोरोवर ने पेमेंट टाइम पर नहीं की। ये जेन्युइन बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का कैश फ्लो टेम्पोररली वीक हो गया। एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सिंपल वर्ड्स में, बैंक ने लोन दिया था पर वो लोन अब बैंक को एक्सपेक्टेड इनकम नहीं दे रहा। आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से जनरली अगर रीपेमेंट 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है तो लोन एनपीए बन सकता है। फ्रॉड अलग चीज़ है। फ्रॉड में डिसेप्शन होता है, फेक डॉक्यूमेंट्स, फंड डाइवर्सन, कंसीलमेंट, साइफनिंग या इंटेंशनली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसलिए हर एनपीए फ्रॉड नहीं होता और हर डिफ़ॉल्ट स्कैम नहीं होता। अब जब टर्म्स क्लियर हैं तो डेटा को समझना ईजियर होगा, बट डेटा में भी एक ट्रैप है। बैंक फ्रॉड डेटा कंफ्यूजिंग इसलिए होता है क्योंकि 2 चीज़ें अलग होती हैं, रिपोर्टेड ईयर और एक्चुअल अकरेंस ईयर। मान लीजिए एक फ्रॉड 2018 में स्टार्ट हुआ। बैंक को वो फ्रॉड डिटेक्ट करने, इन्वेस्टिगेट करने, क्लासिफाई करने और रिपोर्ट करने में सेवरल ईयर्स लग सकते हैं, तो वो फ्रॉड 2025 के डेटा में रिपोर्ट हो सकता है। सेकेंड कन्फ्यूज़न, अमाउंट इन्वॉल्व फाइनल लॉस नहीं होता। अमाउंट इन्वॉल्व मतलब सस्पेक्टेड या रिपोर्टेड एक्सपोजर। फाइनल लॉस रिकवरीज, कोलैटरल सेल, प्रोविजंस, राइट ऑफ्स, रीस्ट्रक्चरिंग और लीगल आउटकम के बाद चेंज होता है। इसलिए जब आप बैंकिंग फ्रॉड का नंबर देखें, पहला क्वेश्चन ये पूछिए, ये रिपोर्टिंग डेट का डेटा है या अकरेंस डेट का डेटा। इसी वजह से आरबीआई डेटा में एक पैराडॉक्स दिखता है। आरबीआई डेटा में 2023-24 और 2024-25 का कॉन्ट्रास्ट देखिए। 2023-24 में रिपोर्टेड फ्रॉड केसेस थे 36,052। 2024-25 में ये केसेस गिरकर 23,879 हो गए। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या बनेगा? फ्रॉड कम हो गया। लेकिन अमाउंट इन्वॉल्व देखिए, 2023-24 में अमाउंट इन्वॉल्व 11,261 करोड़ था। 2024-25 में ये बढ़कर 34,771 करोड़ हो गया। यानी केसेस कम हुए बट अमाउंट इन्वॉल्व बढ़ गया। इसका सिंपल मीनिंग है, बैंकिंग फ्रॉड में केस काउंट और वैल्यू अलग स्टोरीज बोल सकते हैं। 10 स्मॉल डिजिटल फ्रॉड्स का पब्लिक इम्पैक्ट हाई हो सकता है, लेकिन एक लार्ज लोन फ्रॉड अमाउंट को ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है। 2025-26 में ये पैराडॉक्स और भी शार्प हो गया। अब 2025-26 का डेटा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पैराडॉक्स और शार्प हो जाता है। रिपोर्टेड फ्रॉड केसेस गिरकर 10,114 हो गए, मतलब केस काउंट और कम हुआ, लेकिन अमाउंट इन्वॉल्व बढ़कर 48,021 करोड़ हो गया।
अगर आप सिर्फ केसेस देखेंगे तो लगेगा फ्रॉड रिड्यूस हो रहा है, अगर आप सिर्फ अमाउंट देखेंगे तो लगेगा फ्रॉड एक्सप्लोड हो रहा है। दोनों इनकम्प्लीट रीडिंग्स हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, बैंकिंग फ्रॉड डेटा में एक दो बड़े लेगेसी केसेस टोटल अमाउंट को हैविली डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसीलिए आरबीआई डेटा को हेडलाइन की तरह नहीं, मैकेनिज्म की तरह पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस नंबर के अंदर एक हिडन कॉशन है और वही कॉशन इस स्लाइड को इम्पॉर्टेंट बनाता है। 2025-26 के 48,021 करोड़ अमाउंट को डायरेक्टली न्यू फ्रॉड समझना गलत होगा। इसमें 314 ओल्डर केसेस इंक्लूडेड थे जिनका अमाउंट इन्वॉल्व 30,199 करोड़ था। ये केसेस प्रीवियस ईयर्स से रिलेटेड थे लेकिन री एग्जामिनेशन के बाद करंट रिपोर्टिंग में आए। सिंपल एग्जांपल से समझिए, अगर किसी ओल्ड लोन अकाउंट में फ्रॉड 2017 में स्टार्ट हुआ, बैंक को उसका फुल डिटेक्शन, क्लासिफिकेशन और रिपोर्टिंग 2025 में हो सकता है, तो डेटा में वो 2025-26 में दिखेगा, बट फ्रॉड का ओरिजिन पुराना हो सकता है। इसलिए बैंकिंग फ्रॉड डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेटा अकरेंस ईयर का है या रिपोर्टिंग ईयर का। अब जब डेटा क्वेश्चन क्लियर हो गया तो फ्रॉड के दो अलग चेहरे समझते हैं। बैंक फ्रॉड के दो चेहरे होते हैं। पहला है स्क्रीन फ्रॉड। ये वो फ्रॉड है जो आम आदमी को डायरेक्टली दिखता है। फेक यूपीआई लिंक, ओटीपी फिशिंग, कार्ड क्लोनिंग, विशिंग, नेट बैंकिंग फ्रॉड। विशिंग का मतलब होता है वॉइस फिशिंग, जब फ्रॉडस्टर फ़ोन कॉल पर बैंक एम्प्लॉय बनकर आपसे डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है। दूसरा है बैलेंस शीट फ्रॉड। बैलेंस शीट सिंपल वर्ड्स में बैंक का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है। बैंक के एसेट्स, लायबिलिटीज़, लोन्स, कैपिटल सबका पिक्चर। बैलेंस शीट फ्रॉड लोन साइड पर हिडन होता है। फंड डाइवर्सन, फेक डॉक्यूमेंट्स, वीक मॉनिटरिंग या बोरोवर एक्सपोजर कंसीलमेंट। स्क्रीन फ्रॉड फियर क्रिएट करता है। बैलेंस शीट फ्रॉड बैंक के कैपिटल और लेंडिंग कैपेसिटी को डैमेज कर सकता है। अब यही डिस्टिंक्शन हमें आरबीआई डेटा में क्लियरली दिखेगा। आपको डेली लाइफ में यूपीआई फ्रॉड दिखता है, फेक लिंक दिखता है, ओटीपी स्कैम दिखता है, इसलिए नेचुरली लगता है कि बैंकिंग फ्रॉड का सबसे बड़ा डेंजर डिजिटल साइड पर है। लेकिन वैल्यू के टर्म्स में आरबीआई डेटा कुछ और कहता है। 2025-26 में एडवांसेस फ्रॉड का अमाउंट इन्वॉल्व 40,774 करोड़ था। एडवांसेस का मतलब सिंपल वर्ड्स में बैंक के लोन्स। जब बैंक किसी बोरोवर को लोन देता है, वो बैंक के लिए एसेट होता है क्योंकि उस लोन से फ्यूचर इंटरेस्ट इनकम आनी होती है। अगर वही लोन फ्रॉड, डाइवर्सन या कंसीलमेंट के थ्रू कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए तो बैंक की बैलेंस शीट को बड़ा हिट लगता है। इसीलिए एक लाइन हमेशा याद रखिए, जो फ्रॉड पब्लिक को दिखता है वो हमेशा बैंक को सबसे बड़ा फाइनेंशियल हिट नहीं देता। अब एडवांसेस फ्रॉड को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। एडवांसेस फ्रॉड का मतलब है लोन रिलेटेड फ्रॉड। बैंक जब लोन देता है वो पैसा बैंक के पर्सपेक्टिव से एडवांस होता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस लोन, कॉरपोरेट लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ये सब एडवांसेस साइड में आते हैं। 2025-26 में एडवांसेस कैटेगरी में 8,640 रिपोर्टेड केसेस थे। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, टोटल फ्रॉड अमाउंट इन्वॉल्व का 84.9% एडवांसेस साइड से आया। यानी फ्रॉड केसेस की गिनती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टिकट साइज़। एक स्मॉल डिजिटल फ्रॉड 10,000 का हो सकता है, लेकिन एक लार्ज कॉरपोरेट लोन फ्रॉड 1,000 करोड़ का हो सकता है। इसलिए बैंक के लिए लोन बुक फ्रॉड का रिस्क सिस्टमिक होता है। लेकिन इसका मतलब डिजिटल फ्रॉड स्मॉल इशू है? बिल्कुल नहीं, उसका डेंजर अलग टाइप का है। डिजिटल फ्रॉड का इम्पैक्ट वैल्यू में स्मॉलर लग सकता है, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट में बहुत बड़ा होता है। 2023-24 में कार्ड, इंटरनेट और डिजिटल फ्रॉड के 28,836 रिपोर्टेड केसेस थे। टोटल फ्रॉड केसेस का 80.4%। ये ह्यूज शेयर है, लेकिन अमाउंट इन्वॉल्व 1,452 करोड़ था, यानी टोटल अमाउंट का 13.2%। सिंपल मीनिंग, डिजिटल फ्रॉड हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारे लोग, छोटे छोटे टिकट साइज, डायरेक्ट पेन। लोन फ्रॉड हाई वैल्यू है, फ्यूअर केसेस बट लार्जर अमाउंट इन्वॉल्व। इसलिए दोनों को कंपेयर करते वक्त सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, सवाल ये होना चाहिए कौन सा फ्रॉड पब्लिक को डायरेक्टली हर्ट करता है और कौन सा बैंक की बैलेंस शीट को डीपली डैमेज करता है। अब देखते हैं प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स की स्टोरी में डिफरेंस कैसे दिखता है। 2024-25 में फ्रॉड केसेस का 59.3% प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कॉन्सेंट्रेटेड था, लेकिन अमाउंट इन्वॉल्व का 70.7% पब्लिक सेक्टर बैंक्स में था। ये कॉन्ट्रास्ट इम्पॉर्टेंट है।
प्राइवेट बैंक्स में रिटेल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम हाई हो सकता है, इसलिए केस काउंट ज़्यादा दिख सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हिस्टोरिकली लार्ज कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियल लेंडिंग में हैवली इन्वॉल्व रहे हैं। जब लार्ज लोन अकाउंट्स में फ्रॉड रिपोर्ट होता है, अमाउंट इन्वॉल्व बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखिए, केस काउंट टेल्स यू फ्रीक्वेंसी, अमाउंट इन्वॉल्व टेल्स यू फाइनेंशियल एक्सपोजर। दोनों डेटा पॉइंट्स अलग क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। अब इसी डिफरेंस को एडवांसेस वर्सेस डिजिटल डेटा में साइड बाय साइड देखते हैं। ये स्लाइड पूरी वीडियो का एक कोर विजुअल है। 2024-25 में कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड के 13,469 केसेस थे। एडवांसेस फ्रॉड के 7,934 केसेस थे। अगर आप सिर्फ केसेस देखेंगे तो डिजिटल फ्रॉड बड़ा लगेगा, लेकिन अमाउंट इन्वॉल्व देखिए। कार्ड या इंटरनेट फ्रॉड का अमाउंट 520 करोड़ था। एडवांसेस फ्रॉड का अमाउंट 31,911 करोड़ था। ये डिफरेंस ह्यूज है। सिंपल वर्ड्स में, डिजिटल फ्रॉड बहुत लोगों को छोटे छोटे अमाउंट्स में हिट कर सकता है। एडवांसेस फ्रॉड कंपैरेटिवली फ्यूअर अकाउंट्स में बट मैसिव अमाउंट के साथ रिपोर्ट हो सकता है। इसलिए बैंकिंग फ्रॉड की रियल इकोनॉमिक्स समझने के लिए हमें दोनों डायमेंशंस देखने होंगे, कितने केसेस और कितना अमाउंट। लेकिन अब एक और कॉम्प्लिकेशन आता है, रिपोर्टिंग डेट वर्सेस अकरेंस डेट। फ्रॉड डेटा को समझने का एक और तरीका है, डेट ऑफ अकरेंस। डेट ऑफ रिपोर्टिंग का मतलब है फ्रॉड बैंक ने कब रिपोर्ट किया। डेट ऑफ अकरेंस का मतलब है फ्रॉड एक्चुअली कब हुआ। 2024-25 में अकरेंस डेट बेसिस पर टोटल फ्रॉड्स 11,615 केसेस और 3,497 करोड़ थे। कार्ड या इंटरनेट कैटेगरी में 7,756 केसेस और 252 करोड़, एडवांसेस कैटेगरी में 2,214 केसेस और 1,159 करोड़। ये नंबर्स रिपोर्टिंग डेट वाले नंबर्स से अलग हैं। इसका लेसन सिंपल है, बैंकिंग फ्रॉड डेटा में टाइम लगा होता है। अगर हम सिर्फ रिपोर्टिंग ईयर का हेडलाइन नंबर देखेंगे तो पिक्चर डिस्टॉर्टेड लग सकता है। अकरेंस डेट डेटा हमें एक्चुअल टाइमिंग का बेटर सेंस देता है। अब लॉन्ग रन टाइमलाइन देखते हैं, क्योंकि फ्रॉड का पैटर्न एक ईयर में समझ नहीं आता। अब 2004-05 से 2019-20 तक का ब्रॉड पैटर्न देखिए। 2004-05 में रिपोर्टेड फ्रॉड अमाउंट 795 करोड़ था। 2010-11 में ये 3,822 करोड़ हुआ। 2017-18 में रिपोर्टेड अमाउंट 40,990 करोड़ तक पहुंच गया और 2019-20 में नंबर 1,59,826 करोड़ तक चला गया। ये सिर्फ फ्रॉड सडनली बढ़ गया वाली स्टोरी नहीं है। इसमें लोन बुक स्ट्रेस, बेटर डिटेक्शन, डिलेड रिकॉग्निशन, ओल्ड केसेस की रिपोर्टिंग और बैंकिंग क्लीनअप सब फैक्टर्स हो सकते हैं। इसलिए लॉन्ग रन फ्रॉड टाइमलाइन को स्कैंडल लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। इससे हमें बैंकिंग सिस्टम के रिस्क रिकॉग्निशन का पैटर्न समझना चाहिए। 2019-20 का स्पाइक स्पेशली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एडवांसेस का रोल मैसिव था। 2019-20 में टोटल रिपोर्टेड फ्रॉड अमाउंट 1,59,826 करोड़ था। इसमें से एडवांसेज अलोन यानी लोन रिलेटेड फ्रॉड 1,56,466 करोड़ था, यानी ऑलमोस्ट पूरा माउंटेन लोन अकाउंट से आया। लेकिन फिर वही क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं कि सारे फ्रॉड 2019-20 में ही हुए। ये रिपोर्टिंग और रिकॉग्निशन का ईयर था। इस स्लाइड का मेन मैसेज है, बैंकिंग फ्रॉड का बिगेस्ट वैल्यू रिस्क ऑफन लोन बुक में होता है। जब लार्ज बोरोवर अकाउंट्स में प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो रिपोर्टेड अमाउंट सडनली स्पाइक कर सकता है। न्यूज़ में स्कैम दिखता है, लेकिन बैंक के अंदर ये बैलेंस शीट रिकॉग्निशन का इशू होता है। अब देखिए डिजिटल फ्रॉड का राइज कैसे पब्लिक अटेंशन कैप्चर करता है। 2023-24 में कार्ड और इंटरनेट फ्रॉड केसेस 29,082 तक पहुंच गए। ये नंबर नेचुरली पब्लिक अटेंशन अट्रैक्ट करता है, क्योंकि डिजिटल फ्रॉड पर्सनल होता है। किसी के अकाउंट से 20,000 गया, किसी का OTP मिसयूज़ हुआ, किसी को फेक लिंक भेजा गया। ये स्टोरीज आम आदमी रिलेट कर सकता है। लेकिन अमाउंट इन्वॉल्व देखिए, डिजिटल कैटेगरी का अमाउंट 1,457 करोड़ था, एडवांसेस कैटेगरी का अमाउंट 11,017 करोड़ था। तो डिफरेंस क्लियर है, डिजिटल फ्रॉड इमोशनल एंड विजिबल है, एडवांसेस फ्रॉड फाइनेंशियल एंड सिस्टमिक है। एक पब्लिक को डायरेक्टली डराता है, दूसरा बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को क्वाइटली टेस्ट करता है। अब हिस्ट्री में चलते हैं, जहां फ्रॉड का इंस्ट्रूमेंट फोन स्क्रीन नहीं, एक पेपर रिसीट था। 1992 का हर्षद मेहता केस बैंकिंग फ्रॉड हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। यहाँ कोर इंस्ट्रूमेंट था बैंक रिसीट। बैंक रिसीट सिंपल वर्ड्स में एक पेपर एश्योरेंस था, जैसे बैंक कह रहा हो सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, एक्चुअल सिक्योरिटीज सेटलमेंट प्रोसेस में है।
प्रॉब्लम तब आई जब बैंक रिसीट, सेटलमेंट डिलेज और बैंकिंग सिक्योरिटीज लूपहोल्स का मिसयूज़ हुआ। बैंक फंड्स स्टॉक मार्केट स्पेक्यूलेशन में फ्लो कर गए। ये केस हमें एक पावरफुल लेसन देता है। फ्रॉडस्टर हमेशा पैसा डायरेक्टली नहीं चुराता, पहले वो सिस्टम के ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करता है। 1992 में वो ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट बैंक रिसीट था। ट्रस्ट पेपर फ्रॉड चैनल बन गया। अब समझते हैं कि मैकेनिज्म एग्जैक्टली कैसे वर्क करता था। रेडी फॉरवर्ड डील्स को सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन जैसा अरेंजमेंट था, जहां बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट पैसा एडजस्ट करते थे। ब्रोकर का रोल सिर्फ मैच मेकर होना चाहिए था, बैंक ए को बैंक बी से कनेक्ट करना। लेकिन जब चेक्स ब्रोकर के अकाउंट में रूट होने लगे, ब्रोकर के पास टेम्प्रोरी फ्री फंड्स आ गए, और जब सिक्योरिटीज़ वेरिफिकेशन डिलेड या वीक था, फंड्स स्टॉक मार्केट स्पेक्यूलेशन में यूज़ हो सकते थे। यहाँ फ्रॉड का कोर था ट्रांजैक्शन और वेरिफिकेशन के बीच का गैप। बैंक सोच रहा था सिक्योर ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में सिस्टम का ट्रस्ट लूप होल एक्सप्लॉइट हो रहा था। 1992 में ट्रस्ट पेपर था। 2001 में कोलैटरल और स्टॉक प्राइजेस का गेम सामने आया। केतन पारेख केस में लेसन था कोलैटरल स्पाइरल। कोलैटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी। बोरोवर लोन के अगेंस्ट कुछ एसेट प्लेस करता है। अगर बोरोवर रिपे नहीं करे, बैंक थ्योरेटिकली कोलैटरल सेल करके पैसा रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर कोलैटरल खुद इन्फ्लेटेड स्टॉक प्राइस पर बेस्ड हो तो प्रॉब्लम शुरू होती है। मैकेनिज्म सिंपल था, स्टॉक प्राइस बढ़ा, शेयर्स प्लेस हुए, लोन मिला, उस लोन से और स्टॉक खरीदा गया। ये सर्कुलर लिवरेज लूप बन गया। जब तक प्राइजेज राइज कर रहे थे, सिस्टम स्ट्रांग दिखता था, लेकिन क्रैश के बाद कोलैटरल वैल्यू गिर गई और बैंक की सिक्योरिटी इल्यूजन बन गई। इस केस का ब्रॉडर लेसन कोलैटरल वैल्यूएशन से जुड़ता है। बैंक के लिए कोलैटरल कंफर्ट देता है, लेकिन ये कंफर्ट तभी रियल है जब कोलैटरल की रिकवरी वैल्यू जेन्युइन हो। मान लीजिए पेपर पर कोलैटरल 100 रुपीज़ का है, लेकिन अगर वो वैल्यू इन्फ्लेटेड मार्केट प्राइस पर बेस्ड है, क्रैश के टाइम बैंक को 100 रुपीज़ रिकवर नहीं होगा। हो सकता है 40 रुपीज़ भी ना मिले। इसलिए फाइनेंस में दो वैल्यूज़ अलग होती हैं, फेस वैल्यू, पेपर पर लिखी वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब एक्चुअल सेल के टाइम मिलने वाली वैल्यू। फ्रॉड और बबल्स में फेस वैल्यू हाई दिख सकती है, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू कोलैप्स हो जाती है। यही मार्केट बैंक नेक्सस का रिस्क है। अब मार्केट से कॉरपोरेट लोन बुक की तरफ मूव करते हैं। मॉडर्न कॉरपोरेट लोन फ्रॉड यूजुअली ड्रामेटिक नहीं होता। कोई वॉल्ट तोड़कर पैसा नहीं ले जाता। ये फ्रॉड लोन डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, कोलैटरल वैल्यूएशन, सेल कंपनीज, इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस और फंड डाइवर्सन के थ्रू छुप सकते हैं। फंड डाइवर्सन का मतलब लोन जिस पर्पज़ के लिए लिया गया था, पैसा उस पर्पज़ में यूज़ नहीं हुआ। सेल एंटिटी का मतलब कंपनी पेपर पर एग्जिस्ट करती है, लेकिन रियल बिजनेस एक्टिविटी वीक या फेक हो सकती है। इन्फ्लेटेड कॉस्ट का मतलब प्रोजेक्ट का बिल आर्टिफिशियली बड़ा दिखाया गया। इस तरह के फ्रॉड स्लो होते हैं, टेक्निकल होते हैं और तब पकड़े जाते हैं जब लोन स्ट्रेस एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑडिट या फॉरेंसिक रिव्यू तक पहुंचता है। एबीजी शिपयार्ड केस इसी स्लो मोशन कोलैप्स का एग्जाम्पल है। एबीजी शिपयार्ड केस में रिपोर्टेड या एलिज्ड फ्रॉड अमाउंट 22,842 करोड़ था और 28 बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे। इस टाइप का केस एक दिन में नहीं होता। यूजुअली सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है, लोन सैंक्शन होता है, कंपनी स्ट्रेस में जाती है, रीस्ट्रक्चरिंग अटेम्प्ट होता है, फिर अकाउंट एनपीए बनता है, फिर इंसॉल्वेंसी या लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और लेटर फॉरेंसिक ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन से फ्रॉड एंगल इमर्ज होता है। इसलिए कॉरपोरेट लोन फ्रॉड को एक इंसिडेंट की तरह नहीं समझना चाहिए। ये एक मल्टी ईयर फाइनेंशियल डिटेरियोरेशन प्रोसेस हो सकता है। हेडलाइन अमाउंट सिर्फ फाइनल विजिबल नंबर होता है, लेकिन हेडलाइन अमाउंट और रिकवरी अमाउंट में ह्यूज गैप हो सकता है। एबीजी केस का रिकवरी लेसन इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टेड या एलिज्ड हेडलाइन एक्सपोजर 22,842 करोड़ था, लेकिन ऑफिशियल रिप्लाई के हिसाब से लिक्विडेशन एसेट सेल्स से मार्च 2023 तक मोर देन 1,000 करोड़ रियलाइज हुआ। यहाँ दो टर्म समझिए, हेडलाइन एक्सपोजर या अमाउंट इन्वॉल्व। फ्रॉड या डिफॉल्टेड अकाउंट का रिपोर्टेड साइज होता है। रियलाइज्ड रिकवरी मतलब एक्चुअल कैश या वैल्यू जो एसेट सेल, रिजोल्यूशन या लीगल प्रोसेस से रिकवर हुई। दोनों सेम नहीं होते। इंडस्ट्रियल एसेट्स लिक्विडेशन में लो वैल्यू फेच कर सकते हैं। शिपयार्ड, मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट पेपर पर वैल्यूएबल लग सकते हैं, बट डिस्ट्रेस सेल में डीप डिस्काउंट होता है। अब सवाल है, जब 28 लेंडर्स इन्वॉल्व हों तो मॉनिटरिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बैंकिंग टर्म आता है जिसे हम कहते हैं कंसोर्टियम लैंडिंग।
कंसोर्टियम लैंडिंग का मतलब होता है एक लार्ज बोरोवर को एक बैंक अकेला लोन नहीं देता, मल्टीपल बैंक्स मिलकर लोन देते हैं। इससे रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन रिस्क डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ मॉनिटरिंग भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मान लीजिए 20 बैंक एक कंपनी को लोन दे रहे हैं। अब सवाल है, बोरोवर ने पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए लिया था, क्या वो पैसा वहीं यूज़ हो रहा है? इन ड्यूज मॉनिटरिंग कौन करेगा? अगर रेड फ्लैग दिखे तो पहला एक्शन कौन लेगा? लीड बैंक, स्मॉलर बैंक्स, ऑडिटर्स, रेगुलेटर, कौन? यही कंसोर्टियम लेंडिंग का रिस्क है। रिस्क शेयर होता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग वीक हो तो कन्फ्यूज़न भी शेयर हो जाता है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को हम माल्या किंगफिशर रिकवरी केस में देख सकते हैं। माल्या किंगफिशर केस को सिर्फ एक सिंपल फ्रॉड स्टोरी या सिंपल डिफ़ॉल्ट स्टोरी बोलना इनकम्प्लीट होगा। ये केस एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स रिकवरी बैटल था। यहाँ 17 बैंक कंसोर्टियम एक्सपोजर का फिगर केस स्टडी सोर्स में 6963 करोड़ दिया गया है, लेकिन इशू सिर्फ लोन अमाउंट का नहीं था। इशू था कंपनी डिफ़ॉल्ट के बाद रिकवरी कैसे होगी, कोलैटरल का वैल्यू क्या है, ब्रांड वैल्यू कैश में कन्वर्ट होगी या नहीं, ओवरसीज एसेट्स ट्रेस कैसे होंगे, कोर्ट प्रोसेस इंडिया और अब्रॉड में कैसे चलेगा। डिफ़ॉल्ट का मतलब बोरोवर रिपे नहीं कर पाया। फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस अलग लीगल प्रोसेस में प्रूव होते हैं। इसलिए इस केस का मेन लेसन है, लोन देना बैंकिंग डिसीजन है, लेकिन रिकवरी कभी कभी लीगल इंजीनियरिंग बन जाती है। अब कोलैटरल इल्यूजन को सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। बैंक जब लोन देता है तो अक्सर कोलैटरल लेता है। कोलैटरल का मतलब है सिक्योरिटी। अगर बोरोवर रिपे नहीं करेगा, बैंक कोलैटरल बेचकर रिकवरी करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कोलैटरल की पेपर वैल्यू और एक्चुअल सेल वैल्यू सेम नहीं होती। ब्रांड वैल्यू का एग्जांपल लीजिए। जब कंपनी चल रही होती है, ब्रांड वैल्यूएबल लगता है, लेकिन कंपनी फेल हो जाए तो ब्रांड की वैल्यू शार्पली गिर सकती है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, मशीनरी, ये सब एसेट्स डेप्रिसिएट करते हैं। करंट एसेट्स जैसे इन्वेंट्री या रिसीवेबल्स भी डिस्ट्रेस के टाइम ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं होते। तो बैंक के लिए की क्वेश्चन होता है, ये कोलैटरल पेपर पर वैल्यूएबल है या रिकवरी के टाइम कैश बन सकता है। अब चलते हैं एक ऐसे केस पर जहां रिस्क बैलेंस शीट के बाहर हिडन हो गया। पीएनबी नीरव मोदी केस का कोर मैकेनिज्म टेक्निकल लगता है, लेकिन सिंपल है। दो सिस्टम समझिए। पहला, स्विफ्ट। ये इंटरनेशनल बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम है। इसके थ्रू बैंक्स एक दूसरे को पेमेंट और गारंटी रिलेटेड मैसेजेस भेजते हैं। दूसरा, कोर बैंकिंग सिस्टम। ये बैंक का इंटरनल अकाउंटिंग ब्रेन है, जैसे फिनेकल। इसमें बैंक के अकाउंट्स, लोन्स, लायबिलिटीज़ और इंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब एक्सटर्नल स्विफ्ट मैसेज फॉरेन बैंक को चला जाए, लेकिन इंटरनल कोर बैंकिंग सिस्टम में प्रॉपर एंट्री ना हो। सिंपल वर्ड्स में, बैंक ने बाहर प्रॉमिस कर दिया, लेकिन बैंक के अंदर उस प्रॉमिस का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बना। यही ब्लाइंड स्पॉट डेंजरस था। इस ब्लाइंड स्पॉट को समझने के लिए एलओयू को सिंपल लैंग्वेज में समझना जरूरी है। एलओयू का फुल फॉर्म है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। सिंपल वर्ड्स में, एलओयू एक ट्रस्ट सिग्नल था। इंडियन बैंक फॉरेन बैंक को कहता है, इस इंपोर्टर को शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे दो, अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट करेगा तो रिस्क हम लेंगे। यानी फॉरेन बैंक बोरोवर को क्रेडिट देता है बिकॉज इंडियन बैंक का प्रॉमिस उसके पीछे होता है। अब प्रॉब्लम कब होती है? जब ऐसा गारंटी टाइप प्रॉमिस प्रॉपरली रिकॉर्ड ना हो। अगर एलओयू कोर बैंकिंग सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा तो बैंक के एक्चुअल रिस्क का साइज मैनेजमेंट और ऑडिटर्स को क्लियरली नहीं दिखेगा। इसलिए एलओयू का इशू सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का इशू नहीं था, ये था एक्सटर्नल कमिटमेंट और इंटरनल अकाउंटिंग के बीच मिसमैच। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर एक इम्पॉर्टेंट बैंकिंग टर्म है। बैलेंस शीट में नॉर्मल लोन डायरेक्टली दिखता है, लेकिन कुछ प्रोमिसेस, गारंटीज, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, परफॉर्मेंस गारंटीज, ये डायरेक्ट लोन की तरह इमीडिएटली बैलेंस शीट पर नहीं दिखते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क ज़ीरो है। अगर बैंक किसी बोरोवर के लिए गारंटी देता है और बोरोवर डिफ़ॉल्ट करता है तो बैंक को पे करना पड़ सकता है। इसलिए रेगुलेटर कहता है गारंटी भी रिस्क है। इस रिस्क को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है क्रेडिट कन्वर्सन फैक्टर या सीसीएफ। सीसीएफ का मतलब ऑफ बैलेंस शीट प्रॉमिस को क्रेडिट इक्विवेलेंट एक्सपोजर में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट क्रेडिट सब्सटीट्यूट्स पर 100% सीसीएफ, परफॉर्मेंस गारंटीज़ पर 50% सीसीएफ। सिंपल मीनिंग, प्रॉमिस इनविजिबल नहीं है, उसका रिस्क मेजर होगा। अब एक ऐसा केस जहां बैंक बाहर से हेल्दी दिखता था लेकिन अंदर रिस्क हिडन था। पीएमसी बैंक केस का सबसे स्कैरी लेसन है फॉल्स नॉर्मेलिटी।
फॉल्स नॉर्मैलिटी का मतलब बाहर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर सीरियस रिस्क हिडन होता है। पीएमसी बैंक के रिपोर्टेड नंबर्स देखिए, 137 ब्रांचेस, डिपॉजिट्स अराउंड 11,617 करोड़, एडवांसेस अराउंड 8,383 करोड़, कैपिटल एडिक्वेसी 12.6%, रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट अराउंड 99.69 करोड़। सरफेस पर बैंक हेल्दी लग रहा था लेकिन प्रॉब्लम थी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का मतलब बैंक का बहुत बड़ा एक्सपोजर एक ही बोरोवर या बोरोवर ग्रुप पर डिपेंड कर रहा हो। अगर वो बोरोवर फेल करे तो बैंक का स्ट्रक्चर हिल सकता है। यहाँ लेसन है, हेल्दी लुकिंग नंबर्स कभी कभी हिडन एक्सपोजर को मास्क कर सकते हैं। अब देखते हैं हिडन एक्सपोजर का मैकेनिज्म क्या था। पीएमसी बैंक केस में रिपोर्टेड एक्सपोजर टू एचडीआईएल अराउंड 6,226 करोड़ था, जो केस स्टडी सोर्स के हिसाब से लोन बुक का अप्रॉक्सीमेटली 73% था। ये नंबर समझने लायक है। अगर बैंक के टोटल लोन्स का बहुत बड़ा हिस्सा एक बोरोवर ग्रुप से लिंक्ड हो तो बैंक डाइवर्सिफाइड नहीं है, बैंक एक बोरोवर के हेल्थ पर डिपेंड हो जाता है। केस स्टडी सोर्स में एलएस डमी अकाउंट्स का नंबर 21,049 दिया गया है। डमी अकाउंट्स का आइडिया सिंपल है, एक लार्ज एक्सपोजर को छोटे छोटे अकाउंट लेयर्स में हाइड करना ताकि ट्रू कॉन्सेंट्रेशन क्लियरली विजिबल ना हो। इसलिए मैंने कहा फ्रॉड सिर्फ पैसा चुराना नहीं होता, कभी कभी फ्रॉड का मतलब है रिस्क को नॉर्मल दिखाना। अब चलते हैं येस बैंक पर, जहां हिडन रिस्क पब्लिक पैनिक में कन्वर्ट हुआ। येस बैंक केस का कोर लेसन है, फास्ट ग्रोथ इम्प्रेसिव लग सकती है लेकिन अगर रिस्क रिकॉग्निशन वीक हो तो सेम ग्रोथ फ्यूचर क्राइसिस बन सकती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो या सीडी रेशियो। सिंपल वर्ड्स में बैंक के पास जितने डिपॉजिट्स हैं उसके कंपैरिजन में बैंक ने कितना लोन दिया। अगर सीडी रेशियो 100% क्रॉस करे इसका मतलब बैंक ने डिपॉजिट से ज़्यादा क्रेडिट एक्सटेंड किया है यूजिंग अदर फंडिंग सोर्सेज टू। ये ऑटोमेटिकली फ्रॉड नहीं है बट लिक्विडिटी प्रेशर और रिस्क एपेटाइट के क्वेश्चंस रेज करता है। येस बैंक का सीडी रेशियो मार्च 2015 में 82.86% था, मार्च 2019 में 106.1%, यानी लेंडिंग डिपॉजिट बेस से काफ़ी फास्ट ग्रो हुई। और बैंकिंग में फास्ट ग्रोथ का रियल टेस्ट होता है लोन क्वालिटी कैसी है। इसी लोन क्वालिटी क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। येस बैंक के एडवांसेस फाइनेंशियल ईयर 2014 से फाइनेंशियल ईयर 2019 के बीच 334% ग्रो हुए। एडवांसेस यानी लोन्स। फास्ट लोन ग्रोथ पहले इंप्रेसिव दिखता है, बैंक प्रॉफिट ग्रो कर सकता है, मार्केट कॉन्फिडेंस बन सकता है, स्टॉक प्राइस सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन बैंकिंग में एक हिडन डेंजर होता है। अगर ग्रोथ के प्रेशर में रिस्की बोरोवर्स को एग्रेसिव लेंडिंग हो तो कुछ ईयर्स बाद वो लोन्स एनपीएज बन सकते हैं। केस स्टडी सोर्स के हिसाब से अराउंड 34,000 करोड़ बैड लोन्स 44 कॉरपोरेट्स अक्रॉस 10 ग्रुप्स से लिंक्ड थे। यहाँ लेसन है, बैंकिंग ग्रोथ को सिर्फ लोन ग्रोथ से जज मत करो, एसेट क्वालिटी भी देखो। एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम रेगुलेटर को एनपीए डाइवर्जेंस में दिखा। एनपीए डाइवर्जेंस एक टेक्निकल टर्म है लेकिन सिंपल है। बैंक अपनी बुक्स में एनपीएस का एक नंबर रिपोर्ट करता है, रेगुलेटर इंस्पेक्शन करता है और कहता है एक्चुअल स्ट्रेस्ड एसेट्स इससे ज़्यादा हैं। दोनों नंबर्स के गैप को एनपीए डाइवर्जेंस कहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 में येस बैंक ने ग्रॉस एनपीएस 7,882 करोड़ डिस्क्लोज किया। आरबीआई एसेस्ड ग्रॉस एनपीएस 11,159 करोड़ थे। गैप था 3,277 करोड़ यानी 41%। ग्रॉस एनपीए का मतलब टोटल बैड लोन्स बिफोर एडजस्टिंग प्रोविजंस। नेट एनपीए का मतलब प्रोविजंस एडजस्ट करने के बाद का बैड लोन एक्सपोजर। एनपीए डाइवर्जेंस ट्रस्ट इशू क्रिएट करता है क्योंकि मार्केट सोचता है बैंक की बुक्स में और क्या हिडन हो सकता है। अब जब बैड लोन्स दिखे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशन कितना था। प्रोविजनिंग का मतलब बैंक एक्सपेक्टेड लॉस के अगेंस्ट कुशन बनाता है। अगर बैंक को लगता है कि कुछ लोन्स रिकवर नहीं होंगे तो बैंक प्रॉफिट में से अमाउंट साइड में सेट असाइड करता है, इसे प्रोविजंस कहते हैं। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो या पीसीआर बताता है कि बैड लोन्स के अगेंस्ट बैंक ने कितना कुशन बना रखा है। येस बैंक का पीसीआर मार्च 2019 में 43.1% था, इसका मतलब थिन कुशन। सिंपल एग्जाम्पल, अगर बैड लोन्स का माउंटेन बड़ा है और कुशन छोटा है तो फ्यूचर लॉस प्रॉफिट और कैपिटल को ज़्यादा हिट करेगा। यहाँ लेसन है, एनपीए दिखा देना इनफ नहीं, बैंक ने उसके अगेंस्ट प्रोविज़न कितना बनाया ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं बैंक लेवल स्ट्रेस पब्लिक तक कैसे पहुँचता है। बैंक क्राइसिस का इम्पैक्ट सिर्फ बैंक ब्रांच तक लिमिटेड नहीं रहता। आज बैंक एक आइसोलेटेड बिल्डिंग नहीं है, बैंक पेमेंट ऐप से कनेक्टेड है,
मर्चेंट से कनेक्टेड है, सैलरी अकाउंट से कनेक्टेड है, म्यूचुअल फंड से कनेक्टेड है, इंश्योरेंस ऑटो डेबिट से कनेक्टेड है। येस बैंक टाइप क्राइसिस में कस्टमर्स विथड्रॉवल रिस्ट्रिक्शन फील कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट सर्विसेज डिस्टर्ब हो सकती हैं, मर्चेंट्स को कैश फ्लो इम्पैक्ट हो सकता है, सैलरी अकाउंट्स और ऑटोमेटिक पेमेंट्स में कन्फ्यूज़न आ सकता है। इसलिए बैंकिंग ट्रस्ट का इम्पैक्ट चेन रिएक्शन जैसा होता है। एक बैंक की प्रॉब्लम मल्टीपल इकोनॉमिक टच पॉइंट्स को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ बैलेंस जरूरी है। फ्रॉड सीरियस है पर इसका मतलब सिस्टम कोलैप्स नहीं। अब एक बैलेंस्ड पॉइंट, फ्रॉड सीरियस है, बैंक लेवल फेलियर सीरियस हैं, लेकिन इससे ये कंक्लूड करना कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो रहा है गलत होगा। मार्च 2026 डेटा के हिसाब से शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स का GNPA रेशियो 1.8% था। GNPA का मतलब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, टोटल बैड लोन्स एज अ शेयर ऑफ टोटल लोन्स। NNPA रेशियो 0.4% था। NNPA मतलब नेट NPA, प्रोविजंस एडजस्ट करने के बाद। PCR 75.6% था, प्रोविजनिंग कुशन। CET1 15.3%, इसको हाई क्वालिटी कोर इक्विटी कैपिटल कहते हैं। CRAR 17.7% था, इसको टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में रिस्क रियल है बट बैंकिंग सिस्टम के बफर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। क्रेडिबल एनालिसिस का मतलब पैनिक नहीं, बैलेंस है। अब चलते हैं डिजिटल पेमेंट्स पर, जहां रिस्क का मेन ड्राइवर स्केल है। डिजिटल फ्रॉड समझने के लिए इंडिया का पेमेंट स्केल समझना जरूरी है। मई 2026 में UPI ट्रांजैक्शंस 23,201.93 मिलियन थे। सिंपल वर्ड्स में अप्रॉक्स 23.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस इन 1 मंथ। वैल्यू थी अराउंड 29.9 लाख करोड़। अब सोचिए, इतने मैसिव स्केल पर इवन टाइनी फ्रॉड परसेंटेज भी रियल पीपल को इम्पैक्ट करेगा। इसलिए डिजिटल फ्रॉड का डेंजर सिर्फ फ्रॉड रेट नहीं है, डेंजर स्केल का है। लो प्रोबेबिलिटी, मैसिव वॉल्यूम, ये कॉम्बिनेशन पब्लिक एंजाइटी क्रिएट करता है। UPI सिस्टम इकोनॉमी के डेली ब्लड स्ट्रीम जैसे बन चुका है। अब देखते हैं रिपोर्टेड डोमेस्टिक पेमेंट फ्रॉड का एक्चुअल डेटा। मई 2026 में रिपोर्टेड डोमेस्टिक पेमेंट फ्रॉड वॉल्यूम 2.61 लाख ट्रांजैक्शंस था। वैल्यू 385 करोड़ थी। अकरेंस रेट था 1 fraudulent transaction in every 99,444.87 पेमेंट्स। ये नंबर दो चीज़ें बताती हैं। एक तरफ सिस्टम का फ्रॉड रेट एक्सट्रीमली लो लग सकता है, दूसरी तरफ 2.61 लाख फ्रॉड ट्रांजैक्शंस एक रियल पब्लिक इम्पैक्ट है। FTS का मतलब है फ्रॉड टू सेल्स रेशियो, बेसिस पॉइंट्स में। बेसिस पॉइंट सिंपल वर्ड्स में परसेंटेज का 100 पार्ट होता है। 0.139 बेसिस पॉइंट्स का मतलब वैल्यू के कंपैरिजन में फ्रॉड का शेयर बहुत स्मॉल है। लेसन क्या है? पेमेंट सिस्टम ब्रॉडली स्टेबल हो सकता है, फिर भी विक्टिम्स के लिए लॉस बहुत रियल होता है। लेकिन इस डिजिटल फ्रॉड डेटा का भी एक बाउंड्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टोटल साइबर क्राइम डेटा नहीं है, ये फॉर्मल डोमेस्टिक पेमेंट फ्रॉड डेटा है जो CPFIR में रिपोर्टेड होता है। CPFIR का फुल फॉर्म है सेंट्रल पेमेंट्स फ्रॉड इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। सिंपल वर्ड्स में ये पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग का फॉर्मल सिस्टम है। इस डेटा में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग RRBs यानी रीजनल रूरल बैंक्स प्लस नॉन बैंक PPI इशूअर्स एंड नॉन बैंक क्रेडिट कार्ड इशूअर्स इंक्लूडेड हैं। PPI का मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे वॉलेट्स या प्रीपेड पेमेंट प्रोडक्ट्स। RRBs या रीजनल रूरल बैंक्स इस स्पेसिफिक डेटा सेट में एक्सक्लूडेड हैं और फेल्ड अटेम्प्ट्स भी इंक्लूडेड नहीं हैं। यानी अगर किसी ने फिशिंग लिंक भेजा लेकिन विक्टिम ने क्लिक नहीं किया, वो अटेम्प्टेड फ्रॉड इस नंबर में नहीं आएगा। इसलिए डिजिटल फ्रॉड डेटा को एग्जैक्ट बाउंड्री के साथ समझना चाहिए। अब बैंकिंग फ्रॉड से बाहर वाइडर क्राइम डेटा की तरफ देखते हैं। RBI डेटा बैंक रिपोर्टेड फ्रॉड दिखाता है, लेकिन फ्रॉड का इकोसिस्टम बैंकिंग लीजर से बड़ा है। NCRB या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम डेटा पब्लिश करता है। 2024 में इकोनॉमिक ऑफेंसेस 2,14,379 केसेस थे। फॉर्जरी, चीटिंग एंड फ्रॉड कैटेगरी 1,92,382 केसेस थी। साइबर क्राइम केसेस 1,01,928 थे और साइबर क्राइम में फ्रॉड मोटिव 73,987 केसेस थे, यानी 72.6%। फ्रॉड मोटिव का मतलब है साइबर क्राइम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव चीटिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड था। ये डेटा दिखाता है फाइनेंशियल डिसेप्शन सिर्फ बैंक बैलेंस शीट का इशू नहीं है, सोसाइटी वाइड ट्रस्ट प्रॉब्लम है। इसलिए एक ही फ्रॉड अलग अलग डेटाबेसेस में अलग फॉर्म में दिख सकता है। एक फाइनेंशियल फ्रॉड 3 अलग मिरर्स में दिख सकता है। पहला मिरर RBI डेटा, ये बैंक रिपोर्टेड फ्रॉड और अमाउंट इन्वॉल्व पर फोकस करता है।
दूसरा मिरर एनसीआरबी डेटा, ये पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम डेटा है जहां एफआईआर और क्रिमिनल रिपोर्टिंग मैटर करती है। तीसरा मिरर I4C या साइबर हेल्पलाइन लेयर, ये कंप्लेंट रिस्पांस लेयर है जहां डिजिटल फ्रॉड को रियल टाइम में ब्लॉक, ट्रेस या एस्केलेट करने की कोशिश होती है। इसलिए जब कोई बोलता है फ्रॉड केसेस इतने हैं, पहला क्वेश्चन ये पूछिए, कौन सा डेटा सोर्स, आरबीआई, एनसीआरबी या कंप्लेंट पोर्टल। सोर्स बदलेगा, नंबर का मीनिंग बदलेगा। डिजिटल फ्रॉड में एक हिडन कैरेक्टर होता है, मनी म्यूल। आइए इसे समझते हैं। मनी म्यूल को सिंपल लैंग्वेज में समझिए। फ्रॉडस्टर विक्टिम से पैसा डायरेक्टली अपने मेन अकाउंट में नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ट्रेस हो जाएगा। इंस्टेड स्टॉलन मनी मल्टीपल बैंक अकाउंट से पास होती है, विक्टिम से म्यूल 1, फिर म्यूल 2, फिर म्यूल 3, फिर कैश आउट। मनी म्यूल वो अकाउंट होल्डर होता है जिसका अकाउंट स्टोलन मनी मूव करने के लिए यूज़ होता है। कभी म्यूल जानबूझकर इन्वॉल्व होता है, कभी किसी को कमीशन के नाम पर अकाउंट रेंट करने को बोला जाता है। यही रीज़न है कि आरबीआई और बैंक्स म्यूल अकाउंट्स पर फोकस कर रहे हैं। डिजिटल फ्रॉडस्टर को सिर्फ हैकिंग नहीं चाहिए, उसे बैंकिंग चैनल्स की चेन चाहिए। इसी वजह से साइबर रिस्क अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इशू बन रहा है। डिजिटल फ्रॉड अब सिर्फ कस्टमर सर्विस कंप्लेंट नहीं है, ये पेमेंट सिस्टम ट्रस्ट का इशू है। आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के सर्वे टाइप डेटा में 79% सर्वेड बैंक्स एंड एनबीएफसीज ने बताया कि उनके कस्टमर ट्रांजैक्शंस का ओवर 3/4 डिजिटल है। एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल सर्विसेज देती है बट बैंक नहीं होती। एआई इनेबल्ड साइबर रिस्क नेक्स्ट 12 मंथ्स के लीडिंग परसीव्ड थ्रेट्स में है। मतलब फ्रॉडस्टर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके फिशिंग, डीप फेक, फेक वॉइस, फेक डॉक्यूमेंट्स और टारगेटेड स्कैम्स बेटर बना सकते हैं। और 93% रिस्पोंडेंट्स एक्सटर्नल वेंडर्स पर पार्शियली या सब्सटेंशियली डिपेंडेंट थे। यानी साइबर रिस्क बैंक के अंदर नहीं, वेंडर्स, टेक प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम, एप्स, क्लाउड एंड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तक स्प्रेड है। अब वापस बैंक के अंदर चलते हैं, फ्रॉड बैलेंस शीट में कैसे ट्रैवल करता है। फ्रॉड का कॉस्ट बैंक के अंदर एक अकाउंटिंग पाइपलाइन से ट्रैवल करता है। पहला स्टेप, लोन स्ट्रेस। बोरोवर पेमेंट डिले करता है, रेड फ्लैग्स आते हैं, अकाउंट मॉनिटरिंग स्टार्ट होती है। सेकंड, एनपीए या इम्पेयरमेंट क्लासिफिकेशन। अगर रीपेमेंट ओवरड्यू नॉर्म्स ब्रीच करता है, लोन नॉन परफॉर्मिंग या क्रेडिट इम्पेयर्ड कैटेगरी में जा सकता है। थर्ड, प्रोविजंस। बैंक एक्सपेक्टेड लॉस के अगेंस्ट अमाउंट रिकॉग्नाइज करता है, ये बैंक के प्रॉफिट को रिड्यूस कर सकता है। फोर्थ, क्रेडिट स्क्वीज। अगर बैंक को लॉसेस और प्रोविजंस का प्रेशर है तो बैंक फ्यूचर लेंडिंग में कॉशियस हो सकता है। इसलिए फ्रॉड का इम्पैक्ट सिर्फ एक लॉस एंट्री नहीं होता, ये बैंक के लेंडिंग बिहेवियर तक पहुंच सकता है। प्रोविजनिंग को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ईसीएल का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। सिंपल वर्ड्स में बैंक फ्यूचर में पॉसिबल क्रेडिट लॉस एस्टिमेट करता है और उसके अगेंस्ट अलाउंस रिकॉग्नाइज करता है। स्टेज 1 में लोन नॉर्मल है, बैंक 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिकॉग्नाइज करता है, मतलब नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो एक्सपेक्टेड लॉस हो सकता है उसका क्वेश्चन। स्टेज 2 में सिग्निफिकेंट स्ट्रेस है, लेकिन एसेट अभी क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं है, यहाँ लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिकॉग्नाइज होता है। स्टेज 3, एसेट क्रेडिट इम्पेयर्ड है, यानी सीरियस रिपेमेंट प्रॉब्लम, यहाँ भी लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिकॉग्नाइज होता है विथ हैवियर इम्पैक्ट। सिंपल एनालॉजी है, स्टेज 1 में वार्निंग नहीं, रूटीन क्वेश्चन। स्टेज 2 में येलो लाइट, स्टेज 3 में रेड लाइट। रिस्क बढ़ता है, बैंक को क्वेश्चन बढ़ाना पड़ता है। अब बोरोवर लेवल एनपीए का रूल समझते हैं। बोरोवर लेवल एनपीए का आइडिया बहुत सिंपल है बट पावरफुल है। मान लीजिए एक कंपनी ने सेम बैंक से 3 फैसिलिटीज़ ली हैं, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लाइन और अनदर कॉरपोरेट लोन। अगर बोरोवर एक फैसिलिटी पर सीरियस डिफ़ॉल्ट करता है, बैंक को पूरे बोरोवर रिलेशनशिप का रिस्क रीअसेस करना पड़ता है। बोरोवर ये नहीं बोल सकता कि एक लोन डिफ़ॉल्ट है बट मेरी बाकी फैसिलिटीज़ परफेक्टली सेफ दिखाओ। इसका लॉजिक सिंपल है, रिपेमेंट कैपेसिटी बोरोवर की होती है, लोन बाय लोन आइसोलेटेड नहीं होती। ये रूल बैंक्स को हिडन स्ट्रेस को अंडरस्टेट करने से रोकता है, लेकिन इवन इफ कोलैटरल है, रिकवरी गारंटीड नहीं होती। कोलैटरल का पेपर वैल्यू रिकवरी वैल्यू नहीं होता, इसलिए आरबीआई नॉर्म्स कोलैटरल वैल्यूएशन पर इम्फेसिस करते हैं। स्टेज 3 एक्सपोजर्स अबव 7.5 करोड़ के लिए कोलैटरल वैल्यूएशन क्लासिफिकेशन के टाइम और एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर्स रिक्वायर्ड हो सकती है। स्टॉक कोलैटरल के लिए एनुअल वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। स्टॉक कोलैटरल मतलब इन्वेंट्री या मूविंग गुड्स जिनकी वैल्यू रैपिडली चेंज हो सकती है।
क्यों? क्योंकि कोलैटरल स्टेल हो सकता है, प्रॉपर्टी प्राइजेस फॉल हो सकती हैं, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो सकती है, मशीनरी डेप्रिसिएट हो सकती है। अगर बैंक ओल्ड वैल्यूएशन पर डिपेंड करे तो रिस्क अंडरस्टेट हो सकता है। सिक्योरिटी तभी सिक्योरिटी है जब उसकी करेंट रियलाइजेबल वैल्यू वैलिड हो। अब कैपिटल प्रेशर समझते हैं। बैंक को रिस्की लोन के अगेंस्ट कुशन क्यों रखना पड़ता है? रिस्क वेट बैंकिंग रेगुलेशन का कोर कॉन्सेप्ट है। सिंपल वर्ड्स में, हर लोन सेम टाइप का रिस्की नहीं होता। गवर्नमेंट एक्सपोजर, होम लोन, कॉर्पोरेट लोन, अनसिक्योर्ड लोन, इन सब का रिस्क लेवल डिफरेंट होता है। रिस्क वेटेड एसेट्स का फॉर्मूला रफली है एक्सपोजर अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रिस्क वेट। अगर रिस्क वेट हाई है, बैंक को उस एक्सपोजर के अगेंस्ट ज़्यादा कैपिटल कुशन मेंटेन करना पड़ता है। स्लाइड में एग्जाम्पल है, लार्ज अनरेटेड कॉर्पोरेट, एमएसएमई या एनबीएफसी एक्सपोजर्स अबव 500 करोड़ में अट्रैक्ट 150% रिस्क वेट सब्जेक्ट टू रूल्स एंड एक्सेप्शंस। अनरेटेड का मतलब एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग अवेलेबल नहीं है। मीनिंग क्या है? रिस्की एक्सपोजर सिर्फ पॉसिबल लॉस नहीं क्रिएट करता, वो बैंक का रेगुलेटरी कैपिटल भी कंज्यूम करता है। कैपिटल बैंक का सेफ्टी बफर है। जितना ज़्यादा कैपिटल रिस्की लोन्स में लॉक्ड रहेगा, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी उतनी कंस्ट्रेंड हो सकती है। फ्रॉड डिटेक्ट होने के बाद रिकवरी सिंपल नहीं होती। आइए इसे समझते हैं। फ्रॉड या लार्ज डिफ़ॉल्ट के बाद पैसा एक रूट से वापस नहीं आता। रिकवरी के मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। डीआरटी का फुल फॉर्म है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये बैंक्स के लोन रिकवरी केसेस के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल रूट है। सरफेसी फ्रेमवर्क में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कोलैटरल पोजेसन एंड ऑक्शन कर सकते हैं, रेगुलर कोर्ट रिकवरी केस फाइल किए बिना, प्रोसीड्यूर फॉलो करके। सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब जिसके पास कोलैटरल सिक्योरिटी है। आईबीसी या एनसीएलटी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का रूट है। आईबीसी का फुल फॉर्म इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एनसीएलटी का फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सीबीआई और ईडी क्रिमिनल या इन्फोर्समेंट एंगल देख सकते हैं। ईडी अटैचमेंट पीएमएलए के अंडर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फ्रीज कर सकता है। यानी रिकवरी बैंकिंग, इंसॉल्वेंसी, सिविल रिकवरी और क्रिमिनल इन्फोर्समेंट के बीच लेयर्ड होती है। इसलिए रिकवरी स्लो, पार्शियल और लीगली कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अब कुछ रिकवरी आउटकम एग्जाम्पल्स देखते हैं। रिकवरी डेटा समझने के लिए 4 बकेट सेपरेट रखिए। फर्स्ट, अमाउंट इन्वॉल्व, रिपोर्टेड एक्सपोजर और सस्पेक्टेड फ्रॉड साइज। सेकेंड, अमाउंट रियलाइजेबल, इसका मतलब है क्रेडिटर्स को रिजोल्यूशन प्लान या प्रोसेस से कितना मिल सकता है। थर्ड, अमाउंट रिकवर्ड, इसका मतलब है एक्चुअल कैश या वैल्यू रिसीव्ड। फोर्थ है एसेट्स अटैच्ड, मतलब इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फ्रीज किए बट अटैचमेंट रिकवरी के इक्वल नहीं होता। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डीएचएफएल में अमाउंट रियलाइजेबल टू क्रेडिटर्स था 37,167 करोड़। बीपीएसएल में अमाउंट रियलाइजेबल था 19,895 करोड़। एबीजी शिपयार्ड लिक्विडेशन में मोर देन 1,000 करोड़ रियलाइज्ड हुए। ईडी ने इन केसेस में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर्थ 10,232.43 करोड़ अटैच किए। यहाँ मेन लेसन है हेडलाइन फ्रॉड अमाउंट, रियलाइजेबल अमाउंट, रिकवर्ड अमाउंट और अटैच्ड एसेट्स, ये सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब कॉमन डिपॉजिटर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बैंक फेल हो तो मेरा पैसा कितना सेफ है? डीआईसीजीसी का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। सिंपल वर्ड्स में ये डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस कवर देता है अगर इंश्योर्ड बैंक फेल हो जाए। करंट लिमिट है 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक। इम्पॉर्टेंट ये है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंबाइंड, मतलब अगर आपका प्रिंसिपल प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 5 लाख तक है वो इंश्योर्ड लिमिट के अंदर आता है। लेकिन ये अनलिमिटेड गारंटी नहीं है। अगर किसी डिपॉजिटर का बैलेंस 20 लाख है तो फुल 20 लाख से इंश्योर्ड नहीं होगा। लिमिट 5 लाख है पर डिपॉजिटर पर बैंक। इसलिए डीआईसीजीसी सेफ्टी नेट है बट फुल प्रोटेक्शन फॉर ऑल डिपॉजिट्स नहीं। अब अकाउंट वाइज कवरेज और वैल्यू वाइज कवरेज में डिफरेंस समझते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस डेटा में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, अकाउंट्स प्रोटेक्टेड वर्सेस वैल्यू प्रोटेक्टेड। मार्च 2026 तक 97.4% डिपॉजिट अकाउंट्स फुल्ली इंश्योर्ड थे। इसका मतलब मेजॉरिटी स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट्स 5 लाख लिमिट के अंदर थे, लेकिन एसेसिबल डिपॉजिट वैल्यू का सिर्फ 39.7% इंश्योर्ड था। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मान लीजिए 100 अकाउंट्स हैं, 97 अकाउंट्स स्मॉल बैलेंसेस वाले हैं फुल्ली इंश्योर्ड, लेकिन रिमेनिंग 3 अकाउंट्स में बहुत लार्ज डिपॉजिट्स हैं। अकाउंट काउंट हाई कवरेज दिखाएगा बट टोटल वैल्यू कवरेज लोअर दिखेगी। स्मॉल डिपॉजिटर्स वाइडली प्रोटेक्टेड होते हैं, लार्ज डिपॉजिट वैल्यू फुल्ली इंश्योर्ड नहीं होती।
इंश्योरेंस कवर का पैसा आता कहाँ से है, अब इसे देखते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्री फ्लोटिंग गारंटी नहीं है, इसका फंडिंग मैकेनिज्म होता है। बैंक्स DICGC को प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम रेट है 12 पैसे पर 100 रुपीज़ एसेसिबल डिपॉजिट्स पर एनम। एसेसिबल डिपॉजिट्स का मतलब डिपॉजिट्स का वो बेस जिसके अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट होता है। ये प्रीमियम इंश्योर्ड बैंक्स पे करते हैं, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, फॉरेन बैंक ब्रांचेस एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, डिपॉजिटर डायरेक्टली प्रीमियम नहीं पे करता, बैंक पे करता है, बट अल्टीमेटली बैंकिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर में ये सिस्टम वाइड सेफ्टी मैकेनिज्म का पार्ट होता है। यानी डिपॉजिटर प्रोटेक्शन के पीछे भी इकोनॉमिक्स है। बैंकिंग ट्रस्ट सिर्फ फ्रॉड से नहीं, डेली कस्टमर एक्सपीरियंस से भी बिल्ड होता है। बैंकिंग पेन सिर्फ फ्रॉड केसेस तक लिमिटेड नहीं होता। RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम में कंप्लेंट्स कैटेगरीज दिखाती हैं कि कस्टमर्स को डेली बैंकिंग में प्रॉब्लम्स कहाँ फेस होती हैं। जनवरी-मार्च 2026 डेटा में लोन्स एंड एडवांसेस कंप्लेंट्स का शेयर 32% था, क्रेडिट कार्ड्स 18.5%, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग 16.4%, डिपॉजिट अकाउंट ऑपरेशन 16.1% था। ओम्बड्समैन का मतलब सिंपल वर्ड्स में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। जब कस्टमर बैंक के रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो RBI बैक्ड कंप्लेंट प्रोसेस में इशू रेज कर सकता है। ये स्लाइड दिखाता है कि ट्रस्ट सिर्फ बिग स्कैम से नहीं टूटता, ट्रस्ट डेली एक्सपीरियंस से बिल्ड या ब्रेक होता है। लोन सर्विस, कार्ड चार्जेस, मोबाइल बैंकिंग, डिपॉजिट ऑपरेशन सब मैटर करते हैं। अब क्विक मिथ वर्सेस रियलिटी रिकैप करते हैं। चलिए कुछ कॉमन मिथ्स क्लियर करते हैं। मिथ 1, डिजिटल फ्रॉड बिगेस्ट बाय वैल्यू। रियलिटी ये है, वैल्यू के टर्म्स में लोन एंड एडवांसेस फ्रॉड ऑफन डोमिनेट करते हैं। मिथ 2, अमाउंट इन्वॉल्व इक्वल्स लॉस। रियलिटी, प्रोविजंस, रिकवरीज, राइट ऑफ्स एंड लीगल आउटकम्स फाइनल लॉस को चेंज करते हैं। मिथ 3, NPA इक्वल्स फ्रॉड। रियलिटी, NPA रिपेमेंट स्ट्रेस है, फ्रॉड में डिसेप्शन रिक्वायर्ड होती है। मिथ 4, रिकवरी इमीडिएट होती है। रियलिटी, DRT, सरफेसी, IBC, CBI, ED, कोर्ट्स प्रोसेस ईयर्स ले सकता है। यही नुएंस क्रेडिबिलिटी बनाता है। इकोनॉमिक्स में हेडलाइन से ज़्यादा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अब पूरा मैकेनिज्म एक चेन में रिकैप करते हैं। अब वीडियो का फुल मैकेनिज्म एक लाइन में समझिए। स्टेप 1, फ्रॉड इवेंट, अमाउंट इन्वॉल्व या सस्पेक्टेड डाइवर्सन इमर्ज होता है। स्टेप 2, रिकॉग्निशन, ऑडिट, रिपोर्टिंग, फॉरेंसिक रिव्यू, क्लासिफिकेशन। स्टेप 3, प्रोविजनिंग, बैंक एक्सपेक्टेड लॉस के अगेंस्ट क्वेश्चन रिकॉग्नाइज करता है। स्टेप 4, क्रेडिट स्क्वीज, प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रेशर बैंक को लेंडिंग में कॉशियस बना सकता है। स्टेप 5, रिकवरी, कोलैटरल सेल, इंसॉल्वेंसी, कोर्ट्स, इन्फोर्समेंट एजेंसीज। और फाइनल इम्पैक्ट, ट्रस्ट डैमेज। बैंकिंग में ट्रस्ट लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपॉजिटर बैंक पर ट्रस्ट करता है, बैंक बोरोवर पर ट्रस्ट करता है, पेमेंट यूजर सिस्टम पर ट्रस्ट करता है। फ्रॉड इस ट्रस्ट लूप को डैमेज करता है। इसी ट्रस्ट पर फाइनल टेक अवे बेस्ड है। इस वीडियो का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। फ्रॉडस्टर पैसा चुराने से पहले ट्रस्ट चुराता है। बैंकिंग सिस्टम का रियल एसेट सिर्फ कैश, डिपॉजिट्स, लोन्स या बिल्डिंग्स नहीं होते। रियल एसेट होता है पब्लिक ट्रस्ट। अगर डिपॉजिटर को बैंक पर ट्रस्ट नहीं है तो डिपॉजिट सिस्टम वीक होता है। अगर बैंक का बोरोवर पर ट्रस्ट नहीं है तो क्रेडिट स्लो हो जाता है। अगर पेमेंट यूजर को डिजिटल सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं है तो डिजिटल इकोनॉमी फ्रिक्शन फेस करती है। इसलिए बैंकिंग फ्रॉड को सिर्फ स्कैम स्टोरी मत समझिए, ये इकोनॉमी के ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक है। अगर आप इकोनॉमिक्स को रटना नहीं समझना चाहते हैं तो अर्थनीति एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक को डिस्कस करूं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।